सब स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज के हमारी वीडियो का टाइटल है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या होता है हीमोस्टेसिस और इसकी क्या प्रोसेस है, इसमें कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हीमोस्टेसिस का मीनिंग क्या है। यहाँ पे आपको दो वर्ड्स दिख रहे हैं। पहला वर्ड है हीमो, सेकेंड वर्ड है स्टेसिस। हीमो का मतलब ब्लड से है और स्टेसिस का मतलब रुकना, यानी कि ब्लड का रुकना, ब्लड का जो ब्लीडिंग होती है हमें उसका रुकना ही क्या कहलाता है, हीमोस्टेसिस कहलाता है। द प्रोसेस टू प्रिवेंट एंड स्टॉप ब्लीडिंग इज कॉल्ड हीमोस्टेसिस, यानी कि वो प्रोसेस है जो हमारा जो ब्लड निकल रहा है किसी न किसी कारण से उसको प्रिवेंट करती है और उसको रोकती है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है जो हीमोस्टेसिस है उसकी कुछ स्टेजेस है, यानी कि स्टेजेस में फॉलो होता है। तो बेसिकली इसकी 3 स्टेजेस है। सबसे पहली स्टेज है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, दूसरी है प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन, थर्ड है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो सबसे पहले देखते हैं वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मीनिंग क्या होता है। यहाँ भी आपको 2 वर्ड्स दिखेंगे, वैसो प्लस कॉन्स्ट्रिक्शन। वैसो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स और कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब उनके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन आना, यानी कि ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, नैरो डाउन हो जाती है। इसी को साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं वैस्कुलर स्पाज्म। स्पाज्म मतलब सेम कॉन्स्ट्रिक्शन ही होता है। तो सबसे पहला स्टेप हीमोस्टेसिस का होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, जिसमें ब्लड वेसल्स क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। जब भी हमें कोई इंजरी होती है उसके बाद जो आसपास की एपिथेलियल होती है वो आपस में क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्ट होने की कोशिश करती है ताकि ब्लड कम लॉस हो। सेकंड आता है इसके अंदर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, यानी कि जो अपनी प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या करती है, एक तरह से टेम्परेरी रूप से प्लग की फॉर्मेशन कर लेती है। प्लग मतलब जैसे मान लो एक पाइप है, उससे क्या हुआ, वाटर बाहर निकल रहा है, वो कहीं से क्या होगी, रप्चर होगी। तो उसको अपने बंद करने के लिए एक तरह से क्या कर देते हैं, कपड़ा लगा देते हैं या कुछ उसमें फंसा देते हैं ताकि पानी बाहर लीक ना हो। वैसे ही सेम प्लेटलेट्स क्या करती हैं, वहाँ पे आके जो भी ब्लड वेसल इंजर हो चुकी है, जहाँ से ब्लड निकल रहा है, वहाँ पे आके इकट्ठी हो जाती है और एक प्लग की फॉर्मेशन कर लेती है, जो कि क्या होता है, एक तरह से टेम्परेरी सील का काम करता है। यानी कि ब्लड वेसल से टेम्परेरी रूप से ब्लड बाहर नहीं निकलता। ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। ब्लड वेसल तो रप्चर ही है, बट उसको एकदम से ब्लड ज़्यादा ना निकले, इसीलिए टेम्परेरी प्लग की फॉर्मेशन हो जाती है। देन आता है अपना हीमोस्टेसिस का थर्ड स्टेज कोएगुलेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। पेपर में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो कोएगुलेशन का मीन क्या होता है। कोएगुलेशन एक ऐसी प्रोसेस है इन विच ब्लड लॉसेस इट्स फ्लूइडिटी, यानी कि ब्लड के पास क्या होता है, अपनी फ्लूइडिटी होती है। वो नेचर क्या होता है, ब्लड लॉस कर देता है और एक जेली जैसा मास बना लेता है, जेली जैसा सब्सटेंस बना लेता है। इसी प्रोसेस को अपने कोएगुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं। कोएगुलेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले अपने को कोएगुलेशन फैक्टर पता होने चाहिए कि कोएगुलेशन करने के लिए कौन कौन से ऐसे प्रोटीन, एंजाइम्स, आयंस कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है, वो पता होने चाहिए। तो बेसिकली कोएगुलेशन के अंदर कुछ फैक्टर्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है फिब्रिनोजन। यहाँ पे मैं आपको सारे के नाम बताऊँगा, तो आपको ये रिमेंबर करना है। आप कोई भी ट्रिक से इसको रिमेंबर कर सकते हैं। फिब्रिनोजन, सेकंड है प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड है थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसी का दूसरा नाम है टिश्यू फैक्टर, फोर्थ है कैल्शियम, फिफ्थ है लेबाइल फैक्टर, सिक्स्थ एब्सेंट है, कोई यूज़ नहीं है उसका, सेवन्थ स्टेबल फैक्टर है, एट्थ एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, नाइन्थ नंबर का क्रिसमस फैक्टर, टेंथ नंबर में शॉर्ट ट्रोवर फैक्टर, 11th नंबर में प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, 12th नंबर में हैगमन फैक्टर और 13 नंबर पे फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। यानी कि टोटल 13 कोगुलेशन फैक्टर होते हैं, जिसमें से 6th नंबर का एब्सेंट होता है।
बाकी आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है अपने कोएगुलेशन प्रोसेस को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जो ब्लड क्लोटिंग होती है यानी कि कोएगुलेशन जब होता है तो उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले अपने को प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करना पड़ता है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट करने के लिए प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन होती है। सेकंड, फिर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होने के बाद वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। फिर थ्रोम्बिन जो होता है वो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है और वहाँ पे अपनी कोएगुलेशन प्रोसेस पूरी हो जाती है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता कैसे है। तो इसके लिए अपने पास क्या है, 2 तरह के पाथवेज होते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। यानी कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाने के 2 रास्ते हैं अपने पास, या तो वो इंट्रिंसिक पाथवे से बनेंगे या वो एक्सट्रिंसिक पाथवे से बनेंगे। इंट्रिंसिक पाथवे बेसिकली, इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है वो ब्लड के अंदर ही कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो क्या कर रहे हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना रहे हैं। इसमें मेनली जो ये काम करता कौन है, स्टार्ट कहाँ से होता है, प्लेटलेट से स्टार्ट होता है। तो जो ब्लड के अंदर ही प्लेटलेट है। सेकंड आता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो ये वो पाथवे है जो स्टार्ट होता है अपने टिश्यू फैक्टर, जो 3rd नंबर का फैक्टर है वो स्टार्ट करता है इसको। टिश्यू फैक्टर क्या होता है, जनरली जो टिश्यूज़ होते हैं हमारे वो सिक्रीट करते हैं, तो ये हमारे पहले से ब्लड में नहीं होता। तो इसीलिए इस पाथवे को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। बनाना दोनों से अपने को प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ही है, फिर ही आगे कहानी होगी। तो सबसे पहले अपने इंट्रिंसिक पाथवे की बात करते हैं। तो इंट्रिंसिक पाथवे में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कैसे बनता है। सबसे पहले क्या होता है, जैसे अपनी जो ब्लड वेसल है उसमें क्या होगी, इंजरी होगी, किसी न किसी तरह की इंजरी होगी, उस चोट लग गई अपने को। तो सबसे पहले वहाँ की जो ब्लड वेसल है वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, या फिर अंदर भी मान लो ब्लीडिंग हो गई है, तो हमारे जो भी टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे कोलेजन्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं ना प्रोटीन के, तो वो एक्सपोज हो जाते हैं। और हमारा जो ब्लड है उसके अंदर सारे के सारे फैक्टर क्या कर रहे होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर फ्लोट कर रहे होते हैं। जो 12th नंबर का क्लोटिंग फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं हैगमन फैक्टर, वो क्या करता है, जैसे ही कोलेजन के कांटेक्ट में आता है, अब कोलेजन डायरेक्टली ब्लड में नहीं है बट वो जो टिश्यूज़ है जहाँ पे रप्चरिंग हुई है उसके अराउंड प्रेजेंट है, तो जैसे ही वो उसके कांटेक्ट में आता है 12th नंबर का फैक्टर, तो वो एक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही 12th नंबर का फैक्टर एक्टिवेट होता है वो क्या करता है, 11th नंबर के फैक्टर को एक्टिवेट कर देता है। तो यहाँ पे आपको वो नाम याद होंगे तो आप इजीली याद कर पाओगे उसको। सबसे पहला कौन सा एक्टिवेट होता है, 12th नंबर का। 12th नंबर का जैसे एक्टिवेट हुआ उसने 11th को एक्टिवेट कर दिया। फिर 11th वाला जो फैक्टर है वो 9th नंबर के फैक्टर को एक्टिवेट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। देन 9th जब एक्टिवेट हो जाता है फिर वो 10th को एक्टिवेट करता है। किसको एक्टिवेट कर रहा है, 10th को एक्टिवेट कर रहा है। और ये जो सारी प्रोसेस हो रही होती है वो जनरली अपनी जो प्लेटलेट्स होती है वहाँ पे होती है, क्योंकि प्लेटलेट ने टेम्परेरी रूप से क्या बनाया होता है, प्लग बनाया होता है। तो वो वहाँ पे क्या करती है, जो ये रिएक्शंस हो रही है उनको सरफेस प्रोवाइड करने का काम कर रही है। अब 10th नंबर का फैक्टर एक्टिवेट हो गया। 10th नंबर का फैक्टर जैसे ही एक्टिवेट होता है वो क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट, प्लेटलेट की सरफेस तो है ही वहाँ पे, इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर नंबर 5। अब यहाँ पे फैक्टर नंबर 5 और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में। अब अपना प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन चुका है, इस 10th से ही बनता है वो। 10th प्लस 5th यानी कि 5वां 10वां फैक्टर और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस, तो उनसे क्या बन जाता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन जाता है। और फिर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का क्या काम है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना, जो अपना सेकंड स्टेप है कोएगुलेशन का। और जैसे ही 5th नंबर एक्टिवेट होता है तो वो पॉजिटिव फीडबैक भेजता है किसको, थ्रोम्बिन को, कि थ्रोम्बिन ज़्यादा बने। नेक्स्ट अपने पास दूसरा पाथवे था एक्सट्रिंसिक पाथवे। अभी तो अपनों ने प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कहाँ से बनाया था, इंट्रिंसिक पाथवे से।
जो कि प्लेटलेट ने स्टार्ट किया था। अब अपने एक्सटेंसिव पाथवे की बात कर रहे हैं तो वो कौन स्टार्ट करेगा? टिश्यू फैक्टर। मतलब टिश्यू फैक्टर जो होते हैं प्लस ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड। ये ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड कहाँ से आएंगे? ये प्लेटलेट की सरफेस पे होते हैं। वैसे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की होती है, वहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होते हैं। और टिश्यू फैक्टर 3rd नंबर का फैक्टर था और वो 7th नंबर के फैक्टर की प्रेजेंस में 10th नंबर के फैक्टर को एक्टिवेट कर देता है। डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हो 10th नंबर का एक्टिवेट हो गया। पहले जो इंट्रिंसिक था उसमें क्या हुआ? सबसे पहले 12th नंबर फैक्टर एक्टिवेट हुआ, फिर उसने 11th को किया, फिर उसके बाद 9th में एक्टिवेट हुआ, फिर 9th ने जाके 10th को एक्टिवेट किया था। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट टिश्यू फैक्टर ने इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर नंबर 7 किसको एक्टिवेट कर दिया? 10th नंबर के फैक्टर को। अब 10th वाला सेम 5th नंबर के फैक्टर के साथ मिलके और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट उसके बाद जो थ्रोम्बिन होता है, उसके बाद थ्रोम्बिन की फॉर्मेशन दोनों तरफ से इंट्रिंसिक एक्सटेंसिक पाथवे से बनती जाएगी और 5th नंबर का जो फैक्टर है वो प्रोथ्रोम्बिन को ज़्यादा एक्सेलरेट करता रहेगा और थ्रोम्बिन बनाने के लिए। फिर जो थ्रोम्बिन बना है, अब उस थ्रोम्बिन का क्या काम है? हमारा जो ब्लड होता है उसमें फिब्रिनोजन नाम का प्रोटीन होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्लड में आपने पढ़ा होगा फिब्रिनोजन प्रेजेंट होता है। फिब्रिनोजन जनरली क्या होता है? अपने ब्लड में सॉल्युबल होता है। कहने का मीनिंग क्या है कि फिब्रिनोजन ऐसे ही फ्लोट करता रहता है फ्रीली ब्लड में। देन उसके बाद फिब्रिनोजन जो होता है वो थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिब्रिन क्या है? एक तरह से इनसॉल्युबल है ब्लड में, तो उसके जैसे थ्रेड होता है ना, धागे होते हैं, वैसे फिब्रिन की स्ट्रक्चर होती है। तो जो फिब्रिनोजन था वो सोल्यूबल था, वो एक पॉलीमर फॉर्म थी, और जो फिब्रिन है वो मोनोमर फॉर्म है, साथ में वो इनसॉल्युबल है। तो इसमें होता क्या है अपना बेसिकली, ये जो सारे फिब्रिन होते हैं वो आपस में जुड़ जुड़ के एक बड़े मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर लेते हैं, और वहाँ पे क्या होता है? रक्त का थक्का जम जाता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में, यानी कि क्लोट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये जो क्लोट की फॉर्मेशन है वो लूजली होती है। फिर फैक्टर नंबर 13, जो 13वें नंबर का फैक्टर है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, वो क्या करता है? इन फिब्रिन के जो लूजली आपस में अटैच हुए थे ना, और इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम और फैक्टर नंबर 13, लूजली जो फिब्रिन होते हैं अरेंज्ड, उनको डेंस फैब्रिन में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और जैसे डेंस फैब्रिन बनता है वो एक तरह से उसी को अपने बोलते हैं क्लोट, यानी कि वहाँ पे क्लोट की फॉर्मेशन हो चुकी है। तो ये अपने यहाँ पे कोगुलेशन ख़त्म होता है ब्लड का। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो रिमाइंड करके देख लीजिए, समझ आ जाएगा आपको। लास्ट में क्या होता है? लास्ट के अंदर जैसे कि यहाँ तक अपना क्लोट बन गया, अब वो क्लोट हमेशा तो वही नहीं रहता, हमें चोट लगती है, वो क्लोट की फॉर्मेशन होती है, बाद में वो रिमूव हो जाता है। तो उसके लिए एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं फिब्रिनोलाइसिस। फिब्रिनोलाइसिस क्या होता है? जिसमें ब्लड क्लोट क्या होता है? लाइसिस हो जाता है, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ही क्या हो जाता है? वो टूट जाता है, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। और उसको करता कौन है लाइसिस? तो फिब्रिनोलाइसिन नाम के एंजाइम्स होते हैं, उसी को प्लाज्मिन भी बोला जाता है, जो क्या करते हैं? फिब्रिनोलाइसिस की प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है ये टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।